हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा का ही कुछ पार्ट अभी भी पेंडिंग था कि अगर मेरे पास ये लोएस्ट लेवल है, ठीक है, जे इज इक्वल टू 0 है और कोई भी ये ejth लेवल है, तो अगर मैं देखूं इसमें एटम्स कितने हैं या फिर इसमें पॉपुलेशन कितनी है एटम्स की या फिर इसमें कितनी है पॉपुलेशन एटम्स की, तो यहाँ पे अगर मैंने मान ली इसकी है n0 और इसकी क्या है nj, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है nj बाय n0 किसके इक्वल हो जाएगा e रेस टू पावर माइनस ej माइनस e0 बाय kbt, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा 2j प्लस 1। 2j प्लस 1 क्या है हमारी डीजनरेसी है, ठीक है, ईच लेवल की। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं J2 बाय J1 e रेस टू पावर माइनस EJ माइनस E0 बाय kbt। यहाँ पे J की वैल्यू क्या है 2J प्लस 1, ये क्या है हमारी डीजनरेसी है ईच लेवल की। यहाँ पे इसकी डीजनरेसी क्या हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे J की वैल्यू क्या है 0 है, तो 2J प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तभी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। तो ये याद रखने हैं, इसको हम लिख सकते हैं E2 बाय E1 भी, ठीक है। यहाँ पे अगर N2 है तो यहाँ पे भी G2 आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। पॉपुलेशन इस लेवल और इस लेवल में रिलेशन क्या है, EJ क्या है इस लेवल की एनर्जी, E0 क्या है इस लेवल की एनर्जी। अगर मैं इस लेवल की एनर्जी देखूं तो एनर्जी क्या थी हमारी h² बाय 2i j प्लस 1, ठीक है, h² बाय 2i j प्लस 1। तो यहाँ पे अगर मैं j की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है, तो E0 आ जाएगा 0। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा nj बाय n0 2j प्लस 1 e रेस टू पावर, यहाँ पे EJ बाय kbt आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब 0 आ जाएगी, और EJ की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2j प्लस 1 e रेस टू पावर, ये हो जाएगा h² बाय 2i kbt और साथ में j प्लस 1। ये आ गई हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। ये आ जाएगा nj n0 2j प्लस 1 e रेस टू पावर माइनस h² बाय 2i kbt और साथ में j प्लस 1। ये आ गई हमारी एक्साइटेड स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब हमें निकालनी है कि J की कौन सी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हायर लेवल्स भी होंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, ऐसे ही चलता ही जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि किस लेवल पे जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, कौन सी J वैल्यू पे पॉपुलेशन हमारी मैक्सिमम होगी। तो हम किसी का भी मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू J के और इक्वल रख देना है 0 के। तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, कर ली, ठीक है, J के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा e रेस टू पावर माइनस h² बाय 2i kbt और साथ में j प्लस 1 और प्लस, अब हमें डेरिवेटिव करना है इसका, ये वाला फंक्शन एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल सेम आ जाएगा, और यहाँ पे अब एक्सपोनेंशियल छोड़ के डेरिवेटिव करना है, तो ये वाले तो कांस्टेंट है माइनस h² बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2i kbt और यहाँ पे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे
इसको हम लिख सकते हैं जे स्क्वायर प्लस जे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2j प्लस 1, 2j प्लस 1 ये आ जाएगा मेरे पास डेरिवेटिव करने के बाद। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए इसको इक्वल्स टू 0 रखना है। तो इक्वल टू 0 रखा तो यहां से एक तो एक्सपोनेंशियल वाला कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, तो बाकी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहां से आ जाएगा 2n0, ये वाला कॉमन आ जाएगा, जे प्लस 1, यहां से माइनस आ जाएगा, माइनस n0, 2j प्लस 1, 2j प्लस 1, 2j प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अब साथ में ये वाला फैक्टर आ जाएगा, h कट स्क्वायर बाय 2i kbt इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें n0 0 हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 2j, इसको हम लिख सकते हैं जे स्क्वायर प्लस जे माइनस 2j प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में h कट स्क्वायर बाय 2i kbt इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और j की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास 2j का हमने डेरिवेटिव किया था तो हमारे पास 2 आ गया था, तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 2n0 और n0 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2j प्लस 1 का होल स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2i kbt। यहाँ से हमने निकालनी है j की वो वैल्यू जिसपे क्या है पॉपुलेशन मैक्सिमम है, तो यहाँ से 4i kbt बाय h कट स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2j प्लस 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ से j की 2j किसके इक्वल आ जाएगा 4i kbt बाय h कट स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से j की वैल्यू 1/2, अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ तो 2 आ जाएगा, माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये है j की वो वैल्यू जहाँ पे क्या है पॉपुलेशन मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, तो करना क्या है, एन जे की वैल्यू हमें पता है, उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू जे के और इक्वल्स टू रख देना है 0 के। तो यहाँ से हमें जे की वैल्यू मिल जाएगी जिसपे पॉपुलेशन क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है। हमने लिखा है कि एन जे बाय एन नॉट, ठीक है, इसको हम राइट साइड पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2j प्लस 1 ई रेस टू पावर माइनस ई जे बाई kbt, साथ में माइनस ई नॉट था वो हो जाएगा मेरे पास इस लेवल के लिए 0। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या है नंबर ऑफ रेडिएशंस पे डिपेंड करेगी। तो रेडिएशंस किस पे डिपेंड करेंगी, मेरे पास जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 2j प्लस 1 ई रेस टू पावर ई जे बाई केवीटी, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उस लेवल में। ठीक है, जितने एटम्स ज्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट करते हैं हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा, हमने कर लिया है, अब करते हैं हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा।
रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या था, मॉलिक्यूल क्या था, अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा था, उसकी वजह से स्पेक्ट्रा आ रहा था। बट यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, डायटोमिक की मॉलिक्यूल है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे अगर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, इज इक्वल टू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ओमेगा क्या है, किस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है, और साथ में यहाँ पे n को हम म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो म्यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो याद रखना है डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो वो कैसा होगा, उसका मोशन बिल्कुल सेम होगा, किसकी तरह, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है, न्यू प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ये क्या है हमारे पास, वाइब्रेशनल कांस्टेंट है। यहां से अगर हम देखें, अगर न्यू की वैल्यू 0 है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एच कट ओमेगा। तो हमारे पास लोएस्ट एनर्जी क्या आई है, हाफ एच कट ओमेगा। न्यू की वैल्यू 1 होगी तो एनर्जी क्या आ जाएगी, 3/2 एच कट ओमेगा। ऐसे ही अगर मैं न्यू की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो एनर्जी क्या आएगी, 5/2 एच कट ओमेगा। अगर हम इसको देखें, अगर न्यू की वैल्यू 0 है तो एनर्जी क्या है, हाफ एच कट ओमेगा। अगर न्यू की वैल्यू 1 है तो एनर्जी क्या है हमारी, 3/2 एच कट ओमेगा। अगर न्यू की वैल्यू 2 है तो मेरे पास E2 क्या हो जाएगा, 5/2 एच कट ओमेगा। ऐसे ही अगर न्यू की वैल्यू 3 है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 7/2 एच कट ओमेगा। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो वो क्या आ रहा है, यहाँ पे भी हाफ केवीटी आ रहा है, सॉरी हाफ एच कट ओमेगा है, यहाँ पे भी हाफ एच कट ओमेगा है, यहाँ पे भी क्या है, हाफ एच कट ओमेगा है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो गैप था दो एनर्जी लेवल के बीच में, वो क्या था, इंक्रीज होते जा रहा था। बट यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसकी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कितनी है, हाफ एच कट ओमेगा। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जो लाइंस आएंगी वो क्या आएंगी, इक्वली स्पेस होंगी, ठीक है। जो ये लाइंस होंगी वो क्या है, इक्वली स्पेस्ड हैं। यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, k/μ। k क्या है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, और म्यू क्या है हमारा रिड्यूस मास। इसको भी हम वेव नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेव नंबर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, हमें पता है E की वैल्यू क्या होती है, hc/λ, और 1/λ क्या होता है हमारा वेव नंबर, तो ये हो जाएगा hc वेव नंबर। तो वेव नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/hc। तो यहां से E की वैल्यू क्या है, न्यू प्लस हाफ एच कट ओमेगा बाय hc। यहां से हम जो भी ये कांस्टेंट आए हैं इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा E। तो ओमेगा E क्या हो जाएंगी हमारे पास, एच कट ओमेगा बाय hc, ठीक है। ओमेगा E क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसको हम हार्मोनिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। जो हार्मोनिक मोशन होगा उसमें क्या है, वो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है,
ठीक है। अगर वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो ये अपनी एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, जो इसका एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करने लग जाए, ठीक है, अगर इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करेगा, अगर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये डाई आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, धीरे धीरे कम होती जाएंगी और कम होते होते एक पॉइंट पे ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे अगर उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास एक टर्म ऐड हो जाएगी, अहार्मोनिक टर्म। तो यहाँ पे ये था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम बात करें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होगा, उसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे एनर्जी आ रही थी, ठीक है, वो क्या होगी, कुछ फैक्टर से कम होती जाएगी। यहाँ पे भी जो वेव नंबर है वो कुछ फैक्टर से कम हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि डिक्रीज होगी एम्पलीट्यूड, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आ जाएगा एक्स ई ओमेगा ई। जो ये है, ये था हमारे पास हार्मोनिक कांस्टेंट, और ये क्या बन जाएगा, एन। यहाँ पे अगर हम ट्रांजिशंस देखें दो लेवल में, अगर मैं ट्रांजिशन करूँ न्यू 0 टू न्यू 1, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल बैंड। तो फंडामेंटल बैंड होता है जो, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो वेव नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू 1 जा रहा है, ठीक है, तो पहले 1 पुट करते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे v, पहले न्यू को 1 पुट करते हैं, फिर क्या पुट करेंगे, न्यू को 0। तो यहाँ से इसमें पहले 1 पुट करा तो 3/2 बन जाएगा ओमेगा ई। यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स ई ओमेगा ई, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हाफ का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/2 ओमेगा ई, ये हो जाएगा मेरे पास 3/2 माइनस 1/2, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो 2/2 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा ई, माइनस ये क्या हो जाएगा 9/4 एक्स ई ओमेगा ई, प्लस ये हो जाएगा 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा 8/4, 8/4 क्या बन जाएगा 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा ई माइनस 2 एक्स ई ओमेगा ई। तो यहाँ से ओमेगा ई 1 कॉमन लिया तो 2 एक्स ई आ जाएगा। ठीक है, तो वेव नंबर में डिफरेंस ये आ जाएगा जब हम ट्रांजिशन करेंगे न्यू 0 टू न्यू 1 तक। इसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बैंड। और ये क्या होगा, मोस्ट इंटेंस होगा, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम V0 टू V2 तक जाएंगे उसकी इंटेंसिटी इससे कम होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे V0 की जगह पे V2 तक जाऊँ, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, तो इसकी इंटेंसिटी फंडामेंटल बैंड से कम होगी। इसके लिए वेव नंबर क्या हो जाएगा, वेव नंबर का डिफरेंस वो हो जाएगा V, यहाँ पे V को क्या करना है 2 माइनस V को क्या करना है हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ से जब 2 पुट करेंगे 2 प्लस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 ओमेगा ई,
माइनस यहाँ पे पुट करना है 2, ये बन जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर करना है, तो ये बन जाएगा 25/4 XE ओमेगा ई, माइनस 0 पुट किया तो हाफ हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो 4/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 ओमेगा ई, माइनस इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस ये बन जाएगा -24/4, 24/4 क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2, 12, ये क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 ओमेगा ई, 1 - 3x ई बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वेव नंबर में डिफरेंस क्या आ जाएगा ये। ऐसे ही अगर मैं V0 to V3 तक जाऊँ तो वो क्या बन जाएगी, सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड ओवरटोन, उनकी इंटेंसिटी क्या है, कम होती जाएगी। ये पॉइंट याद रखना है कि फंडामेंटल की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और जो बाकी होंगे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। फंडामेंटल की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमारे पास लेवल्स ये हैं, ऐसे ही इंक्रीज होते जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मोस्टली जो एटम्स होंगे वो प्रेफर करेंगे V0 to V1 जाने के लिए, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी तो नहीं होगी कि वो हायर लेवल्स में जा सके। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि जो ट्रांजिशन होगी वो यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो इंटेंसिटी आएगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। मोस्टली जो एटम है V0 to V1 तक ट्रांजिशन जाने में प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अब हमने रोटेशनल लेवल्स भी किए हैं और हमने वाइब्रेशनल लेवल्स भी किए हैं। जो रोटेशनल लेवल की अगर हम एनर्जी देखें, अगर मेरे पास क्या है, रोटेशनल लेवल है, ये मैं बात कर रही हूँ रोटेशनल लेवल्स की, ठीक है। अगर मैं रोटेशनल लेवल्स की बात कर रही हूँ तो एनर्जी क्या होती है, h²/2i j+1। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए देखूँ, ठीक है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए देखूँ, यहाँ पे j की वैल्यू 0 है और यहाँ पे j की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एटम के मॉलिक्यूल के लिए देख रही हूँ तो उसकी जो एनर्जी आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली इतनी आएगी, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही अगर मैं सेम मॉलिक्यूल के लिए देखूं, मैं सेम मॉलिक्यूल के लिए देख रही हूं, जो एनर्जी में डिफरेंस है, इसके लिए एनर्जी क्या होती है, n न्यू प्लस हाफ h⁻⁻, ये हो जाएगा न्यू 0 और ये हो जाएगा न्यू 1। तो जो इसकी एनर्जी आएगी अप्रॉक्सीमेटली इतनी आएगी, 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी है वो क्या है, कम है, और वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो इससे हमें पता चला कि जो वाइब्रेशनल लेवल्स में, 2 वाइब्रेशनल लेवल्स में हमारे पास काफ़ी क्या होते हैं, मैनी रोटेशनल लेवल होते हैं। 2 वाइब्रेशनल लेवल्स में हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे। अगर 0 to 1 है तो यहाँ पे j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 अप टू सो ऑन। ये क्या है हमारे पास, रोटेशनल लेवल्स, ठीक है, क्योंकि एनर्जी रोटेशनल की बहुत कम है एज कंपेयर टू वाइब्रेशनल के कारण, ठीक है। तो 2 मेरे पास वाइब्रेशनल लेवल्स में बहुत सारे क्या होंगे, रोटेशनल लेवल्स होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगर 2 ट्रांजिशंस करनी है हमने वाइब्रेशनल लेवल्स में या फिर किस में करनी है, रोटेशनल लेवल्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब हमारे पास ये लेवल्स थे,
एक V0 था और एक V1 था, ऐसे लेवल्स थे। अब अगर J की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, अगर 2 लेवल्स में ट्रांजिशन होनी है तो उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या था, डेल्टा J की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1। तो ये लेवल यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, ऐसे जा सकते हैं ये, ठीक है। इसके लिए ट्रांजिशन क्या थी, यहाँ से यहाँ जा सकता है। रोटेशनल के लिए सिलेक्शन रूल भी डेल्टा न्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1। तो यहाँ से अगर हम देखें, हम अब क्या कर रहे हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया था, पहले हमने क्या देखा कि वो रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। तो रोटेशनल मोशन की वजह से क्या होगा, मेरे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा आएगा, और डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर रहा है तो उसकी वजह से क्या आएगा हमारे पास, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा 2 स्पेक्ट्रा से मिलके बनेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा और हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो अगर हम स्पेक्ट्रा को कंबाइन करें, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तो E टोटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे h²/2i j+1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगी वाइब्रेशनल की एनर्जी। बट अगर साथ में यहाँ पे क्या आ जाए, हमारे पास वो डिस्टॉर्शंस आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एन हार्मोनिक कांस्टेंट वाली टर्म ऐड हो जाएगी, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली टर्म ऐड हो जाएगी। और जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ठीक है, वो होता है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, वो करता है स्मॉल ऑसिलेशंस। बट जब मेरे पास लार्ज ऑसिलेशंस होंगी, कभी तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो इसको तो बोलेंगे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बट अगर ऑसिलेशंस ऐसे हैं, ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशंस का, तो वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो अगर लार्ज एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशंस का तो उसमें क्या होगा, मेरे पास एन हार्मोनिक टर्म क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो वो क्या थी, अगर हम इसको वेव नंबर की फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, BJ+1, यहाँ पे आ जाएगा DJ का स्क्वायर J+1 का स्क्वायर प्लस न्यू प्लस हाफ h²। अगर स्मॉल ऑसिलेशंस है तो सिर्फ ये वाली टर्म आएगी, बट अगर यहाँ पे लार्ज एम्पलीट्यूड है तो वहाँ पे एन हार्मोनिक वाली टर्म ऐड हो जाएगी। तो वो क्या थी, इसको हम ω_E लिखा था, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर और साथ में XE ω_E। तो मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जब उसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहे हैं और वाइब्रेशनल मोशन भी हो रहे हैं तो उसकी जो टोटल वेव नंबर होगा वो ये होगा, ठीक है। अगर हार्मोनिक है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं, अभी हमने किया था, एक हमारे पास क्या आता है, फंडामेंटल बैंड आता है। तो फंडामेंटल बैंड की फ्रीक्वेंसी को हम VF मान लेते हैं, और फंडामेंटल बैंड में हमारे पास क्या होगा, एक V0 है और एक V1 है, यही है। तो इसमें ट्रांजिशन होगी तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल बैंड। अब इसमें छोटे छोटे जो बहुत सारे क्या हैं, रोटेशनल लेवल्स भी तो हैं। अगर इसमें रोटेशनल लेवल्स भी हैं, J=0 है, 1 है, 2 है, तो इसमें भी तो ट्रांजिशंस होंगी, ठीक है। तो इसमें अगर ट्रांजिशंस होंगी तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो डेल्टा J की वैल्यू +1 हो सकती है, या फिर डेल्टा J की वैल्यू क्या हो सकती है, -1। अगर डेल्टा J की वैल्यू +1 होती है तो हमारे पास जो ट्रांजिशंस आएंगी वो क्या होंगी, P ब्रांच, और इसके लिए क्या हो जाएगी, Q ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें और इसके क्रॉसपॉन्डिंग डेल्टा न्यू की वैल्यू +1 होगी और इसके लिए -1 होगी। अब इसको हम बोल सकते हैं, ये होगा मेरे पास R ब्रांच, सेंटर वाली फंडामेंटल बैंड को क्या बोलेंगे हम, Q ब्रांच। फंडामेंटल जो ब्रांच होती है वो क्या होगी, Q ब्रांच।
ये इधर वाली क्या होगी पी ब्रांच और ये वाली क्या होगी आर ब्रांच। और जो फंडामेंटल बैंड है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्या है इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये स्पेक्ट्रम ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं पी ब्रांच, ये है हमारी पी ब्रांच और ये है हमारी आर ब्रांच। अब इसकी तो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी Vf माइनस 2b, Vf माइनस 4b, Vf माइनस 6b। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, आर ब्रांच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Vf प्लस 4b और इसकी क्या हो जाएगी Vf प्लस 6b और इसकी क्या हो जाएगी 12b हो जाएगी। ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पी ब्रांच है और कौन सा क्यू ब्रांच है। और जो फंडामेंटल की फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी Vf। फंडामेंटल की जो फ्रिक्वेंसी है वो आ कहाँ से रही है V0 टू जब V1 ट्रांजिशन हो रही है। तो इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी आई थी वो क्या आई थी, ये थी, ठीक है। ऐसे ही फिर जे लेवल्स में फ्रिक्वेंसी आएगी, वो हमें इस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। जब मेरे पास ये वाली डिस्टॉर्शन नहीं हो रही है, ठीक है, तब है ये बैंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली थी पी ब्रांच और पी ब्रांच के लिए डेल्टा जे की वैल्यू क्या है -1 आएगी और इसके लिए डेल्टा जे की वैल्यू क्या आएगी +1, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना। अब जो हमारे पास एक आ रहा है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, एक आ रहा है हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। जो हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसमें जो रेडिएशंस आएंगी, ठीक है, वो किस रीजन में लाई करेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के फॉर इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रीजन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के फॉर इंफ्रारेड रीजन एंड माइक्रोवेव रीजन में ये लाई करेंगी, कौन सा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किस रीजन में लाई करेगा, फॉर, ये लाई करेगा जो इंफ्रारेड का मेरे पास कंप्लीट रेंज होती है उसमें लाई करेगा, ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट, इसका ही न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड इन द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज, हमें K की वैल्यू गिवन है 1817 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड स्पेसिंग बिटवीन इट्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे हमें पहले फ्रीक्वेंसी पता करनी है। फ्रीक्वेंसी हमें पता है एनर्जी क्या होती है, न्यू प्लस हाफ एच कट ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी K बाय म्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालनी है किसकी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। K की वैल्यू हमें गिवन है और अब निकालना है रिड्यूस मास, और क्वेश्चन में रिड्यूस मास गिवन है CO का इतना। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू हमें गिवन है 1870 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1.14 इंटू 10⁻⁻28। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें निकालनी है स्पेसिंग बिटवीन टू वाइब्रेशनल लेवल्स।
जो वाइब्रेशन लेवल में स्पेसिंग होगी, अब मेरे पास क्या है, एक 0 होगा, 1 होगा, या फिर ये होगा। ठीक है, हमने देखा है कि जो स्पेसिंग है 2 लेवल्स में वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है वाइब्रेशनल लेवल में, और होती कितनी है, h कट ओमेगा, h कट ओमेगा यही होती है। ठीक है, तो यहां से हमें पता है कि जो स्पेसिंग है वो क्या है, h कट ओमेगा है। अब ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली और h कट की हमें वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम स्पेसिंग निकाल सकते हैं। तो स्पेसिंग होगी, ये हो जाएगी मेरे पास v जब 1 है माइनस v जब 0 है। तो किसी भी 2 लेवल्स की हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट रहेगी, सबके लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमें एनर्जी पता है ये है, तो हाफ हो जाएगा h कट ओमेगा माइनस 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, हाफ h कट ओमेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 h कट ओमेगा माइनस 1/2 h कट ओमेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, h कट ओमेगा स्पेसिंग आ जाएगी। अब ओमेगा की वैल्यू ये है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, h कट ओमेगा, h कट को हम h/2 पाई लिख सकते हैं, इनटू ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 इंटू 10⁻⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा/2 पाई। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगी वैल्यू 6.45 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड। अब करते हैं इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट, इफ द फंडामेंटल बैंड ऑफ H1Cl35 लाइज एट 3.4 माइक्रोन्स। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, वेवलेंथ किसकी, इसके लिए H1Cl35 के लिए हमें लैम्डा गिवन है 3.46 माइक्रोन्स। कैलकुलेट करना है हमें वेवलेंथ ऑफ इसके लिए। ठीक है, H2Cl37, इसके लिए हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो पहले वेवलेंथ फाइंड करने से पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, वेवलेंथ और जो ये वेवलेंथ गिवन है, हमें पता है कि जो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, हमें पता है ओमेगा क्या होता है 1/2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा k/μ। k क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और म्यू क्या है, हमारा रिड्यूस मास है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये हमारे पास है, अगर ओमेगा मालूम है इसके लिए H1Cl35 के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश 1/2 पाई, फोर्स कांस्टेंट क्या है, सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू डैश। तो अगर दोनों को डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएंगे, k/μ इंटू म्यू डैश बाई k हो जाएगा, k से k कैंसल, तो ये हो जाएंगे मेरे पास म्यू डैश बाई म्यू। ठीक है, अब यहाँ से हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, और c इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लेमडा। तो यहाँ से न्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, c/λ। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई c/λ। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 पाई c/λ डैश, ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे।
तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा डैश बाय लैम्डा, यहाँ से आ जाएगा म्यू डैश बाय म्यू। तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू डैश म्यू। लैम्डा हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। म्यू क्या है हमारा, रिड्यूस मास, और रिड्यूस मास क्या होता है, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। अगर हम रिड्यूस मास फाइंड करें इसके लिए H1Cl35, तो ये हमें क्या गिवन है, उसका मास गिवन है। तो ये हो जाएगा 1 × 35, 1 + 35। ऐसे ही किसके लिए हो जाएगा हमारे पास, H2Cl37 के लिए। तो ये हो जाएगा म्यू 2 × 37, ये भी क्या गिवन है, उसका मास। ये आ जाएंगी। तो यहाँ पे 35 बाय क्या हो जाएगा, 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 37 बाय 39। तो इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ से लैम्डा डैश क्या हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा की वैल्यू क्या है 3.46 √, यहाँ पे हो जाएगा म्यू डैश है ये, इसकी वैल्यू क्या है 2 × 37 डिवाइडेड बाय 39 डिवाइडेड बाय म्यू क्या हो जाएगा 35/36। तो ये हो जाएगा 3.46 माइक्रोन। यहाँ से हो जाएगा 39। तो इससे कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 486 माइक्रोन्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसकी एग्जांपल। गिवन है द इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर एन ऑसिलेटर ऑब्जर्व एट, ठीक है, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें कितनी, the ratio of frequency corresponding to the first and the fundamental spectral line की कितनी गिवन है 1.96। हमें फाइंड करना है कंसीडरिंग द ऑसिलेटर टू बी एन हार्मोनिक कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हमने किया था फंडामेंटल बैंड और एक किया था हमने फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन के लिए हमारे पास एनर्जी क्या थी, एनर्जी थी हमारे पास डेल्टा ई, क्या हो जाएगी XE 1 - 2XE, ठीक है। ऐसे ही उसके लिए क्या हो जाएगी हमारे पास ओमेगा E, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 1 - 3XE। ये थी हमारे पास फंडामेंटल के लिए, ये थी हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन के लिए, ठीक है। हमने वेव नंबर की टर्म्स में निकाला था, वो क्या हो जाएगा ओमेगा E 1 - 2XE। यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा E 1 - 3XE। यहाँ पे आ जाएगा 2 का फैक्टर, यहाँ पे भी 2 का फैक्टर आएगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी की रेशो गिवन है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की रेशो गिवन है यहाँ से, ठीक है, अब इनको डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड फंडामेंटल, फर्स्ट बाय फंडामेंटल, ये फर्स्ट है ये फंडामेंटल है। तो फर्स्ट क्या है 2 ओमेगा E 1 - 3XE डिवाइडेड बाय ओमेगा E 1 - 2XE हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या गिवन है, इसकी वैल्यू नहीं गिवन, ये क्या है हमारे पास वेव नंबर, हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो वेव नंबर क्या होता है 1/λ, और लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं C/ν। तो ये क्या हो जाएगा V/c। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो
तो ये हो जाएगा V1 बाई V0 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xe डिवाइडेड बाई ओमेगा ई 1 माइनस 2xe। तो यहाँ से इसकी रेशो हमें गिवन है और इसकी रेशो कितनी है 1.96। 1.96 तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद 1.46 ये बन जाएगा ओमेगा ई। ओमेगा ई से यहाँ पे ओमेगा ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक्स ई की वैल्यू आ जाएगी। टू यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से 1.96 माइनस 2 ये हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स ई, ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1.9 एक्स ई। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद एक्स ई की वैल्यू आ जाएगी 0.02। यही है हमारे पास क्या है, अनहार्मोनिक कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि क्या क्या टर्म्स गिवन है।